गुड इवनिंग एवरीवन। फिर डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन हम कल पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने पढ़ा कि डार्विन साहब जो हैं डॉक्टर हैंसलो के साथ एचएनएस बीगल नामक जहाज पर बैठ करके विश्व भ्रमण पर चले गए थे। यहां तक सबको पता चल गया है, विश्व भ्रमण पर भेज दिया उन्होंने, आप लोगों ने। फिर अब भेजा है तो वापस बुलाओ, वहीं थोड़ी छोड़ दोगे। वापस कब आए वो? 1800 कब आ गए थे? 1836 में वापस आ गए थे। ठीक है, 1836 में वो वापस आ गए। जब वो वापस आए 3 साल लगा डेटा को प्रोसेस करने में। जब डेटा प्रोसेस हो गया उनका तो 1839 में उन्होंने उसे पब्लिश कर दिया। अच्छा बेटा, पब्लिश करके क्या फाइंडिंग दिया उन्होंने, इस पे चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, किन्होंने? डार्विन साहब ने ये कहा, जो उनकी पहले डार्विनवाद का जो पहला कॉन्सेप्ट था कि जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। पहला पॉइंट था उनके डार्विनिज्म का, जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। प्रचुर क्षमता से उनका मतलब यह था कि जितने चाहे बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण देखा जाए, मशरूम देखा है आप सभी लोगों ने? मशरूम बोटेनिकल नाम उसका होता है अगेरिकस। बोटेनिकल नाम मशरूम का होता है अगेरिकस। अगेरिकस, ठीक है बच्चों। मशरूम जो है ऐसे दिखता है ना, देखा आप लोगों ने मशरूम ऐसा? आप लोग बटन मशरूम खाते होंगे तो ये वाला हिस्सा दिखता होगा बीच में, यहाँ पे आपको ऐसे ला करके ऐसे काला काला भी दिखता होगा, बहुत सारे काला 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 दिखता होगा। ठीक है, इसी में बीज, इसी में उसके स्पोर्स लगे होते हैं। तो एक मशरूम एक बार में लगभग 1 अरब स्पोर उत्पन्न कर सकता है। अब सोचो, एक मशरूम से 1 अरब से भी ज्यादा उत्पन्न हो जाए और उन 1 अरब मान लो सब के सब बच गए और सभी के सभी मशरूम में बदल गए, फिर उस मशरूम से भी 1 अरब से अब एक एक से भी 1 अरब निकलेंगे, तो पूरी धरती तो मशरूम से ही ढक जाएगी। ढक जाएगी कि नहीं ढक जाएगी? केवल मशरूम ही मशरूम दिखेंगे। अच्छा चलो एक दूसरा केस देखते हैं। तारा मछली, स्टार फिश की बात करते हैं बच्चों। तारा मछली एक बार में लगभग 1 लाख अंडे दे देती है। समुद्र में पाई जाती है तारा मछली, एक बार में लगभग 1 लाख अंडे दे देती है। अब अगर 1 लाख अंडे उसके सारे के सारे बच गए और सभी तारा मछली में कन्वर्ट हो गए बच्चों, तब तो गजब हो जाएगा। 1 लाख अंडे और एक एक फिर 1 लाख देंगे, तो पूरा समुद्र में तारा मछली ही दिखाई देगी और तो सब खत्म ही हो जाएंगे दुनिया से। ऐसा न हो। और फिर अगर सभी बच भी गए बच्चों, तो उनमें भी तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, भोजन को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो मिटा दें इसे, जस्ट अ सेकेंड। लिखो बेटा, समझ तो लिए यो, प्रचुर क्षमता होती है। ये हेडिंग डाल लो, पहला हेडिंग है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है या प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। परंतु परंतु ये क्यों ब्लर हो गया भाई? ठीक है, स्क्रीन तो ब्लर नहीं हो रही। यहां लिखो, परंतु सभी जीव
अपने बच्चों को या अपने शिशुओं को जीवित नहीं रख पाते हैं। क्योंकि या तो कुछ शिशु दूसरे शिकारियों के द्वारा खा लिए जाते हैं, या तो कुछ शिशु का मतलब जो भी पैदा हो रहा हो, चाहे मशरूम से मशरूम का शिशु पैदा हो रहा हो या फिर स्टारफिश के छोटे छोटे स्टारफिश मछलियां पैदा हो रही हो, तो उनकी बात कर रहा हूं। सभी शिशु अपने जीवित नहीं रख पाते हैं, या तो कुछ शिशु दूसरे शिकारियों के द्वारा खा लिए जाते हैं, या फिर पोषण न मिलने की वजह से अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, या फिर पोषण न मिलने की वजह से मिलने के कारण स्वतः नष्ट हो जाते हैं, स्वतः नष्ट हो जाते हैं। स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग पूछेंगे फिर सर बचता कौन है? बच्चों, सिर्फ वही बचेगा जो एकदम फिट रहेगा, जो एकदम फिट रहेगा। अरे भाई, कभी लंगर में खाना खाया है आप सबने लाइन लगा करके? ठीक है। अच्छा, जो लोग लंगर में नहीं खाए हैं, कभी आप लोग बफे सिस्टम में खाना खाया है जिसमें लगा रहता है, हर जगह पात्र लगे रहते हैं और आप लोग थाली लेकर के लोग लाइन में लग जाते हैं, देखा है आप लोगों ने? उसमें कितने लोग लाइन से लेते हैं, और कुछ जो होते हैं जो ऐसे थाली लेकर के घुस जाते हैं, अरे भाई साहब थोड़ा सा रोटी दे दीजिए, थोड़ा सब्जी, ऐसा देखा है सिनेरियो? तो वो लोग आसानी से खाना प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग आराम से शरीफ लोग हैं, वो लोग लाइन में लग के जाएंगे, जितना मिला खाएंगे, तो वो लोग धीरे धीरे उनका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा और वो धीरे धीरे स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसा होता है। इसका मतलब बेटा, अब सभी लोग लाइन में लगे हों और कोई ऐसे किनारे से हाथ लेकर के आ रहा है, इसका मतलब वो उस क्षमता रखता है। तो हम लोग बात करते हैं कि कुछ शिशु शिकारियों के द्वारा खा लेते हैं और कुछ जो है पोषण न मिलने की वजह से होता नष्ट हो जाते हैं। यह आवश्यक है कि नहीं नष्ट होना? आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कुछ शिशुओं का नष्ट हो जाना? क्योंकि अगर सभी लोग जीवित रह गए तो पूरा समुद्र तो स्टारफिश से भर जाएगा, पूरी धरती पर एगेरिकस नजर आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट कर दिए जाते हैं, स्वतः ही वो नष्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ उनमें से बच जाते हैं, इसी बात को लिख लेते हैं। ये जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है, परंतु सभी जीव अपने शिशुओं को जीवित नहीं रख पाते हैं। या तो कुछ जीव शिकारियों के द्वारा खा लिए जाते हैं, या फिर पोषण न मिलने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। आगे लिखिए बच्चों, इनमें से कुछ ही शिशु जीवित रह पाते हैं, जो उन परिस्थितियों में अनुकूलन बना लेते हैं, जो उस परिस्थिति में अनुकूलन बना लेते हैं। जो उस परिस्थिति में अनुकूलन बना लेते हैं, वही लोग जीवित रह पाते हैं। लिख लो बेटा।
अब बेटा जो जीवित है इसका मतलब यह हुआ कि उनमें जो मर गए उनसे ज्यादा कैपेबिलिटी है, उनसे ज्यादा क्षमता है। यह बात मान रहे हैं आप सभी? यस सर। जो बच्चे यस सर। जो शिशु जीवित हैं उनमें तो भाई हम मान के चल रहे हैं कि उनमें ज्यादा क्षमता है जो मर गए उनसे। ठीक है, अब जो जीवित रह गए धीरे धीरे क्या होता है, उनके गुण बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, वही ताकतवर लोग अब अगला जीव पैदा करेंगे, उनके जीव ताकतवर हो जाएंगे। मतलब अब ये जो जीवित शिशु हैं बच्चों, ये प्रजनन करेंगे तो जो नए शिशु होंगे वह जो जीवित नहीं रह पाए उनसे तो ताकतवर है ना, ये उनसे तो ताकतवर होंगे कि नहीं होंगे, उनसे ज्यादा अनुकूल होंगे, वेदर के या वातावरण के ज्यादा अनुकूल होंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हम क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण और मधुर लाली, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो शिशु बदलती परिस्थितियों में बाकी लोग को खा लिया, कुछ लोग भूख से मर गए, लेकिन जो दौड़ भाग करके खाना छीन करके खा लिया वो जीवित रह गया। इसका मतलब यह है कि वह शिशु जो है बाकी की तुलना में ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा कैपेबल है। तो जो ज्यादा कैपेबल है उसके बच्चे भी क्या होंगे, ज्यादा कैपेबल होंगे इनकी तुलना में, जो मर गए उनकी तुलना में। ठीक, अब ये ताकत धीरे धीरे इस तरह के गुण आगे बढ़ते जाएंगे। अब इनके शिशु भी और ज्यादा कैपेबल होंगे। इससे क्या होगा, अब ये धीरे धीरे इनसे अलग हो गए और एक नई जाति का निर्माण हो गया। समझ में आ रही बात? ताकतवर का बच्चा ताकतवर, उसका बच्चा और ज्यादा ताकतवर पैदा होगा, और क्या होगा, जो कम ताकतवर है उनसे बिल्कुल अलग हो गए, उनसे अपने सारे संबंध तोड़ दिया और ये अपने आप को दूसरी जाति मानने लगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। यस सर। यही बात लिख लेते हैं बेटा, ये बात लिख लेते हैं। तो डार्विन साहब ने यही कहा, कि जो परिस्थिति में अनुकूलन क्रांति को जीवित रह जाते। अब जो सबसे ज्यादा अनुकूल है वो ज्यादा संतानोत्पत्ति करेगा और उसी से नई जाति का निर्माण हो जाएगा। अब यही लिख लो, तथा जो सर्वाधिक अनुकूल है या सर्वाधिक अनुकूल है अब वही संतानोत्पत्ति करेगा तथा इसके द्वारा नई जातियों का निर्माण हो जाएगा। इसी कारण धीरे धीरे नई जातियों का या नई जात है, सिर्फ एक जाति की बात करो, नई जात निर्माण हो जाएगा। लिखो बेटा, हो गया सर। हाँ हो गया। धीरे धीरे नहीं जाती। अब आप लोगों को यह बात समझ में आ गई तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आप लोगों से। पूछूं?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जवाब सोच समझ के दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है मेरा कि चार्ल्स डार्विन जो है किस जहाज पर यात्रा किए थे? HMS Beagle. सभी लोग मान रहे हैं इस बात को? HMS Beagle पे यात्रा, किसके साथ यात्रा किए थे? किसके साथ यात्रा किए थे? डॉक्टर हैंसो के साथ। डॉक्टर हैंसलो के साथ। Good. अच्छा बच्चों, अब यह बताइए, जो डार्विन की थियरी है उसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है? जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। जीवों में सर्वाधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, सभी जीव क्यों नहीं जीवित रह पाते हैं? वो तो भी स्कूल के नीचे नहीं लगा। सॉरी, सुनाई नहीं दिया बेटा। क्योंकि सर कुछ जीवों को खा जाते हैं और कुछ को मतलब स्वतः ही पोषण न मिलने पर वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, और कौन से जीव जीवित रह जाते हैं? जो परिस्थितियों की वृद्धि अनुकूल होते हैं। हाँ, जो सबसे ज्यादा वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। आप सीधे सीधे ये मान के चलो, जो चीन के खाना खाने के लिए क्षमता जिसके पास आ गई वो ज्यादा अनुकूल हो गया। ठीक है, अब वही अब आगे क्या करेगा? वही अब आगे चल के संतानोत्पत्ति करेगा। अब चूंकि वह सबसे ज्यादा अनुकूल था तो उसके बच्चे भी क्या होंगे? अनुकूल होंगे। और ये जो पुराने वाले लोग हैं, लोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। या तो पुराने वाले जो लोग हैं या तो मर जाएंगे। ठीक है, समाप्त हो जाएंगे। पूछना चाहता हूँ बच्चों, यह जो अनुकूल प्राणी है, जो अनुकूल था और जो लोग अनुकूल नहीं थे, अनुकूल वाला और बिना अनुकूल, यानी कि ताकतवर है और जो कमजोर है, वह लोग पैदा तो साथ ही हुए थे ना? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग मान रहे हैं ना कि पैदा वो लोग साथ ही हुए थे। एक अनुकूल था, एक कमजोर था, एक ताकतवर था, एक कमजोर था। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, आगे आने वाले टॉपिक्स पर हम इससे चर्चा करेंगे। क्या हुआ कि एक साथ पैदा हुए परंतु कुछ अनुकूल हो गए, कुछ प्रतिकूल हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इस पर डार्विन साहब ने चर्चा नहीं की। जब हम लोग इनकी क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये अपने बात दिमाग में कहाँ रखना है? हार्ड डिस्क में रखना है। ये बात Yes, sir. कारण धीरे धीरे नई जाति का निर्माण हो जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट अब नोट। अच्छा बच्चों, सच बताओ, समझ में आ रहा है? इसे तो हाँ हाँ करते हो तुम लोग। हाँ करने से आता भी है? Yes, sir. आता है। सभी लोग? तो लाइट भी आ गई। एक मिनट रुक जाओ, सेटिंग हो रही है, शुरू किया जाए। वर्षा जरूर हुई है लेकिन आज स्वेटिंग बहुत हो रही है नमी की वजह से। हाँ बच्चों, यहां वाला पहला पॉइंट लिख दिया। अब सुनो, जब हेडिंग था कि जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है, तो ज्यादा क्षमता इसका मतलब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, और ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा संघर्ष भी होगा उनमें, भोजन को लेकर के, जगह रहने को जगह को लेकर के होगा। मानते हैं? अरे ध्यान से देखो, हमारे ही घरों में मनुष्यों की बात कर लें तो जिसके घर में ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां पे भोजन, कपड़ा, पैसे रुपए, रहने को लेकर के कितनी लड़ाइयां होती है कि नहीं? होती है ना? तो इसका मतलब क्या है? संघर्ष है, संघर्ष है। ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ज्यादा संघर्ष करेंगे। ठीक, तो दूसरा पॉइंट भी उन्होंने लिखवाया कि ज्यादा बच्चे होने की वजह से ज्यादा संघर्ष होगा, जीवन संघर्ष। दूसरा हेडिंग डालेगा जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष। दूसरा हेडिंग डाल दीजिए जीवन संघर्ष। लिखिए, अत्यधिक अत्यधिक जीवों के उत्पन्न होने के कारण, अत्यधिक जीवों के उत्पन्न होने के कारण या अत्यधिक संख्या
होने के कारण जीवों में वास स्थान माने निवास करने वाली जगह, वास स्थान और भोजन इत्यादि के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इत्यादि के लिए प्रारंभ हो जाता है। इत्यादि के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई? अब देखिए बच्चों, संघर्ष भी 3 प्रकार के होंगे। संघर्ष भी मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग मनुष्य के जीवन से संबंधित करके उसे समझ सकते हैं। जब रिलेट करेंगे तो आप लोग पता चलेगा कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहला देखो, यहां लिख लो, संघर्ष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संघर्ष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्यान देना बेटो, समझ जाओगे। अंतराजातीय, अंतराजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष। देख लेना बेटा, एक अंतरा है और एक अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। और एक तीसरा है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष नोट कर लीजिए। बेटा अंतराजाति को इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, संघर्ष की अंग्रेजी क्या होती है? स्ट्रगल। अंतरजातीय को इंटर स्पेसिफिक। और वातावरणीय को इन्वायरमेंटल। ठीक है, किसे कहते हैं ये बताओ। देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछेगा। जब भी अंतरा कहे इसका मतलब है समान जाति के अंदर होने वाला संघर्ष। समान माने अगर मनुष्य हैं तो केवल मनुष्यों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो तो उसे बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक, अंतरा जातीय। अंतरा का मतलब जाति के अंदर, ठीक। अंतर जाति मतलब 2 जातियों के बीच में, 2 जातियों के बीच में मनुष्यों की गधों से लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो जिसे जो संघर्ष कहेंगे उसे कहेंगे अंतर जातीय संबंध। और जीवों का उसके वातावरण से होने वाले संघर्ष को कहेंगे इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। ठीक, नोट कर लो इसे। पहला हेडिंग डालोगे अंतर जातीय संघर्ष। अंतर जातीय संघर्ष, तो इसमें लिख लो समान जाति के बीच में होने वाला संघर्ष। समान ऑब्लिक एक ही जाति के जीवों के बीच होने वाला संघर्ष। मैं बस इतना ही लिख दे रहा हूं, समान ऑब्लिक एक ही जाति के बीच होने वाला संघर्ष। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? मैं कैसे लिखवाना चाह रहा हूं आप लिख लेंगे इसी तरह से। अंतराजाति, समान ऑब्लिक एक ही जाति के बीच होने वाला संघर्ष,
होने वाला संघर्ष भूलिएगा मत। अच्छा बच्चों, संघर्ष होता क्यों है, क्या कारण है संघर्ष का, बता सकते हैं? बच्चों, कोई भी संघर्ष क्यों होता है? नहीं पता? ऐसे साइलेंट क्यों? हाँ क्रिस बोलो। बेटा थोड़ा लाउड बोलो, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट क्रिस, थोड़ा स्पीकर का वॉल्यूम और तेज कर लूं। हाँ आप बोलो। हम लोग नीट की तैयारी कर रहे, जैसे मतलब तो मैं एक्चुअली मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आप कुछ नीट की तैयारी के बारे में बोल रहे हैं, बट संभव नहीं हो पा रहा, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मैं बता देता हूं बच्चों, एक ही जाति के बीच में कैसा संघर्ष, भले ये जान लो संघर्ष किसके बीच में होता है। हाँ क्रिस, तुम ये कहना चाह रहे थे क्या कि जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में संघर्ष हो रहा है सीट पाने के लिए? चलो मैं मान लेता हूं कि आप यही कह रहे हो, चाहो तो लिख दो चैट बॉक्स पे। तो होता क्या है, देखो हमेशा भोजन को लेकर संघर्ष होता है, ध्यान देना, कहीं भी संघर्ष हो रहा हो तो इसके लिए भोजन कारण हो सकता है, दूसरा वास स्थान के लिए माने रहने की जगह के लिए हो सकता है। दो मुख्य चीजें हैं बच्चों, घूम फिर करके अगर किसी भी बहाने से लड़ाई हो रही हो, किसी भी बहाने संघर्ष हो रहा हो, दो ही चीज के लिए संघर्ष होता है, एक भोजन, दूसरा वास स्थान। भोजन और वास स्थान। और जंगलों में एक तीसरी भी लड़ाई होती है, प्रजनन की लड़ाई, कि कौन सबसे ज्यादा या सबसे पोटेंशियल मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना करके संतान उत्पत्ति कर सके। मतलब तीन प्रकार की लड़ाई बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। पहली लड़ाई मिलेगी आपको देखने के लिए भोजन की, दूसरी मिलेगी वासस्थान की, और तीसरी मिलेगी प्रजनन की लड़ाई। ये तीन लड़ाई के अलावा इस संसार में और कोई लड़ाई का तरीका है ही नहीं, कोई कारण है ही नहीं कहीं भी, चाहे इंसान हो चाहे XYZ हो, लेकिन अगर कहीं पे संघर्ष हो रहा है तो इन्हीं तीन चीजों के कारण हो रहा है। ठीक है, आगे चलें। अंतरजातीय संबंध, अंतरजातीय संघर्ष कब होता है? जब दो जातियों के बीच में, अब सोचो स्टार फिश को भी समुद्र में रहना है, स्टार फिश को भी रहना है, शार्क को भी रहना है, शार्क को भी रहना है, और छोटी मछलियों को रहना है। तो जो छोटा रहेगा और जो बड़ा रहेगा उसके बीच में भोजन को लेकर के होगा। और संघर्ष कब होगा? अंतरजातीय कब होगा? एक ही जाति में कब होगा? बच्चों, आप और आपके छोटे भाई बहन, जो आपको पसंद है वही उनको भी पसंद होता है क्या? बता दो। आपको भी बिस्कुट खाना है, उसको भी वही बिस्कुट खाना है, आपको भी यही कपड़ा पहनना है, उसको भी वही कपड़ा पहनना है, सेम। ये समस्या होती है ना, इसको कहते हैं अंतराजातीय संघर्ष। अंतराजातीय संघर्ष। अब जब भी लड़ाई होगी तो आप लोग अपने भाई बंधु से कह देंगे कि देखो अंतराजातीय संघर्ष न करो, वो सोचेगा कि दीदी या भैया पागल हो गए हैं। ठीक है, चलो, तो अंतराजातीय समझ में आ गई। अब अंतरजातीय मतलब दो अलग अलग जातियां हैं, उनमें भी वासस्थान को लेकर लड़ाई हो सकती है या भोजन को लेकर लड़ाई हो सकती है। अच्छा, लड़ाई होती कब है? लड़ाई होगी वासस्थान का क्या मतलब? दोनों ही एक ही जगह रहना चाहते हो, दोनों एक जगह रहना चाहते हो, दोनों एक ही खाना खाना चाहते हो, तब लड़ाई जरूर हो जाएगी। अब मान लो एक आम पसंद करता है, दूसरा अमरूद पसंद करता है, तो कभी लड़ाई नहीं होगी। दोनों को आम ही खाना है और आम की संख्या कम है, तो क्या होगा? संघर्ष हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। देखो, जब आप लोग हाँ बोलते हो या कुछ पूछते हो, तो चूंकि ऑनलाइन सिस्टम है ना, तो मुझे भी लगता है कि हाँ आप लोग मतलब जीवित प्राणियों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग बोला करिए, बातचीत करते रहेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो, वातावरणीय, आसपास के वातावरण से होने वाले संघर्ष को तो लिख लो। एक ही जाति के बीच होने वाला संघर्ष, अंतरजातीय संबंध, दो अलग अलग जातियों के बीच में होना अलग संबंध,
अलग अलग जातियों के बीच और ये वातावरण तथा जीवों के बीच, वातावरण तथा जीवों के बीच वातावरण तथा जीवों के बीच होने वाला संघर्ष। लिख लिया? चल, और संघर्ष में जीतता कौन है? संघर्ष में वही जीतेगा जो सबसे फिट होगा, जो सबसे फिट होगा, लड़ाई झगड़ा या अन्य चीजों में भी वो सबसे ज्यादा फिट होगा, वही संघर्ष में जीतेगा और बाकी लोग हार जाएंगे। अब ये घर की लड़ाई तो है नहीं कि आदमी जीवित बच जाएगा। जब बाहर भोजन की वासस्थान का युद्ध होता है तो एक मरेगा दूसरा जीवित रहेगा, एक मरेगा तभी दूसरा जीवित रहेगा, कंडीशन ये है। ठीक, तो इन तीनों की ही लड़ाई में, इन तीनों की ही वातावरण के कंडीशन को छोड़ करके इन दो में जब भी लड़ाई होगी तो कुछ मरेंगे और कुछ जीवित रहेंगे, और जो जीवित रहेंगे उनको माना जाएगा कि वह दूसरों से अधिक कैपेबल, अधिक समर्थवान हैं, अधिक कैपेबल, अधिक समर्थवान हैं। इसी बात को उन्होंने किसने कहा था? डार्विन साहब ने कहा था। डार्विन साहब ने कहा था। कोई बहुत बड़ी बात उस दौरान कही नहीं थी ये, ठीक, लेकिन बड़ी बात थी भी उस दौरान, क्योंकि इस तरह की सोच और इस तरह का ऑब्जर्वेशन 5 साल तक गए गैलापागोस आइलैंड, और कल जो लिखवाया गया था एक गैलापागोस था और आर्ची पेलागो, 2 जगह गए थे, गैलापागोस और आर्ची पेलागो। वहां पर जाकर के 5 साल में जीवों को देख करके और उन्होंने ऑब्जर्व किया इन चीजों को कि क्या क्या होता है, कितना गहन अध्ययन किया होगा। बच्चों आप सोच सकते हैं कि एक इंसान सीधे जा करके समुद्री जहाज से वहां उतर गया टापू पर, और उन्होंने एक एक जीव का अध्ययन किया 5 साल तक कि कैसे जीव बच्चे पैदा कर रहे हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर उनमें स्ट्रगल हो रहा है। कुछ जो जीवित हैं वो ज्यादा समर्थवान हैं, उनकी बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर नई नई जातियां उत्पन्न होनी, ऐसे सोचा उन्होंने। ऐसा बहुत बड़ी बात आज हमें लग रही है कि ये नहीं थी, लेकिन उस दौरान इस तरह की सोच मतलब काबिले तारीफ है। हम लोग सिर्फ वाव बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होने का, ठीक है, आगे वाली लाइन लिख लेते हैं इसी पर। उपरोक्त संघर्षों में वही जीवित बचता है जो सर्वाधिक सामर्थ्यवान होता है, या जो सामर्थ्यवान होता है। कैपेबल, सामर्थ्यवान को कैपेबल भी बोलते हैं, और दूसरी भाषा में फिट बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा फिट हो, या सामर्थ्यवान, कैपेबल, या फिट होता है, फिट होता है, FIT, फिट होता है। लिख लिया? तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, तीसरे पॉइंट पे चलें। अब आ गया बच्चों, फिर अब जो सामर्थ्यवान है क्या होगा? बच्चे पैदा करेगा, प्रजनन करेगा, और उससे अत्यधिक सामर्थ्यवान बच्चों को उत्पन्न करेगा। यही लाइन है, ठीक है। तो अब लिखिए, जो सर्वाधिक फिट है उनका क्या होगा? प्रजनन होगा, और उसके उस गुण की, जिस वजह से वो कैपेबल है, उस गुण का क्या होगा? उससे उसके बच्चों में ट्रांसफर होगा गुण, और इससे क्या होगा? उसकी आनुवांशिकी होगी, आनुवांशिकी होगी। जो सर्वाधिक फिट होता है, तो हेडिंग होगा विभिन्नताएं एवं उनकी आनुवंशिकी, विभिन्नताएं
एवं उनकी आनुवांशिकता या आनुवांशिकी, आनुवंशिकी विभिन्नताएं एवं उनकी आनुवंशिकी, ठीक है, वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस, वेरिएशंस THEIR, देयर मैंने उनके, देयर इनहेरिटेंस, विभिन्नताएं एवं उनकी आनुवंशिकी, विभिन्नताएं एवं उनकी आनुवंशिकी। अब सोचो बच्चों, विभिन्नताएं किसे कहते हैं, कैसे? बच्चा यहां से पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में हमने देखा कि जीवों के पास बच्चे पैदा करने की क्या प्रचुर क्षमता, इनॉर्मस पावर है, ठीक है। दूसरा, उसी में उन्होंने कहा कि पावर तो है लेकिन सभी बच्चे जीवित नहीं बचते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो खा लिए जाते हैं, कुछ को भोजन नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं। हाँ, उन्हीं में से कुछ जीव जो है ज्यादा अनुकूल हो जाते हैं, ज्यादा सामर्थ्यवान होते हैं, वह जीवित रह जाते हैं। ये पहले पॉइंट में बता दिया उन्होंने। दूसरे पॉइंट में भी उसी की व्याख्या की। उन्होंने कहा था कि अच्छा, ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि संघर्ष होता है। किसके लिए? वासस्थान के लिए और भोजन के लिए। वासस्थान और भोजन के लिए जब संघर्ष होगा तो 3 प्रकार के संघर्ष उन्होंने बताया, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और एनवायरमेंटल। इंट्रा का मतलब अंतरा जाति, एक ही जाति के बीच में होने वाला। इंटर स्पेसिफिक का मतलब 2 अलग अलग जातियों के बीच में वासस्थान तथा भोजन के लिए होने वाला। तीसरा उन्होंने बताया वातावरण से रहने के लिए, वातावरण और हमारे बीच में या जीवों के बीच में जो संघर्ष होता है, तीसरा। इन तीनों जब हो जाता है, सारे संघर्ष हो जाते हैं, तो जो जीवित बचता है वो सर्वाधिक फिट होता है, सर्वाधिक सामर्थ्यवान होता है। ये बात हम लोगों ने सेकंड पॉइंट तक पढ़ लिया है। थर्ड पॉइंट में यही बात उन्होंने कहा है कि यह जो सामर्थ्यवान बचा हुआ है वह पीछे के सभी जीवों से अलग रहता है, पीछे के सभी जीवों से अलग होता है। और अलग होने के कारण क्या होता है? वो एक नई जाति का निर्माण करता है। अलग होने के कारण वो एक नई जाति का निर्माण करता है। तो एक नया शब्द आया, अलग या भिन्न होना, उसको कहते हैं विभिन्नता। एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। परिभाषा सुन लो बेटा, एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाली अंतर को भिन्नता कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। जैसे कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई मोटा है, कोई पतला है। अपने मनुष्यों में देखा जाए तो ये क्या है? मनुष्य या मानव एक जाति है और उसके अंदर जो मनुष्य एक जाति होगी और उसके अंदर जो अंतर पाए जा रहे हैं जीवों में, उसे क्या कहेंगे? विभिन्नता कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। अगर हम सांवले लोगों के घर जाकर देखें तो हो सकता है कि उनके माता पिता भी सांवले रहे हों, उनके माता पिता भी सांवले रहे हों, उनके माता पिता के माता पिता भी सांवले रहे हों। हाँ, गोरे लोगों के घर जाके चलो देखते थे, जो थोड़ा सा फेयर हो, वहां जाके देखेंगे तो माता या पिता में से कोई एक फेयर रहा होगा या दोनों ही फेयर रहे होंगे, उनके माता पिता फेयर रहे होंगे। इसीलिए जो लीनियज चली आ रही है, क्या हो रही है? आनुवंशिकी हो रही है, विभिन्नता की आनुवंशिकता, विभिन्नता की आनुवंशिकता। इसी को कहते हैं ना, विभिन्नता की आनुवंशिकता। जैसे माता पिता वैसे बच्चे, जैसे माता पिता वैसे बच्चे। तो लिख लो, एक ही जाति के बीच में, एक ही जाति के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। लिख लो, लिखवा नहीं रहा हूं, आप मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो। एक ही जाति के बीच में पाए जाने वाले जीवों, एक ही जाति के जीवों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। किसी भी बच्चे को लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं तो मैं इसे लिख भी दूंगा, यहाँ उपस्थित लिख लेंगे ना आप लोग। बेटा शर्माना नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता, एकदम क्लियर है। देखो, इस दुनिया में ना किसको समस्या नहीं होगी? जिसको पता है अपनी स्थिति के बारे में। अगर मुझे कोई चीज नहीं आती है तो नहीं आती है भाई, ठीक है। हाँ, यह है कि हम आगे चल के पता कर लेंगे, यही कर सकते हैं ना, आगे चल के पता कर लिया जाएगा। इसलिए
आप लोगों को शर्माना नहीं करेगा कोई क्या कहेगा, अरे भाई नहीं आता, बाई चांस तमाम चीजें लिखते हैं, कहीं मात्राएं गलत हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो ये हैपेंस है, ये इंसानी फितरत है, हो जाती है मिस्टेक, हम लोग देवता थोड़ी हैं। चलो, एक ही जाति के बीच में पाए जाने, एक ही जाति के जीवों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। यहां तक लिख लिया? यस सर। विभिन्नताएं 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 विभिन्न प्रकार के संघर्षों के बाद विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार के संघर्षों के बाद जो जीव जीवित बचते हैं, विभिन्न प्रकार के संघर्षों के बाद जो जीव बचते हैं उनमें ही देखने को मिलती हैं, उनमें ही देखने को मिलती हैं। विभिन्नता किसमें देखने को मिलेगी? जो जीवित बचा रहेगा ना। जो एक ही जैसे थे वो सब के सब तो मर गए, जो अलग थे वो बचे हुए हैं। तो विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार के संघर्षों के बाद जीवित बचे हुए जीव में देखने को मिलती है। और जो जीव जीवित बचता है उसी की ही संतानोत्पत्ति के द्वारा नई जाति का निर्माण होता है। जो जीव जीवित बचता है उसकी ही प्रजनन के द्वारा नई जाति का निर्माण होता है। यस सर। अंतर को क्या कहेंगे? वेरिएशन कहेंगे। ठीक है, ये परिभाषा याद रखना, एक ही प्रकार के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। ये सेव कर लेना, ठीक है, तो ये आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। अब बेटा इन्होंने चौथा कॉन्सेप्ट दिया, योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता माने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा फिट है वही जीवित बचता है। संघर्ष में जो सबसे ज्यादा फिट है वही जीवित बचता है। यही बात उन्होंने पॉइंट वाइज, जो कहानी हमने ऊपर ये लिखवाई है ना, इसी से उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स बना दिए निकाल के। मुद्दा तो यही था कि भाई एक बार बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए, उनमें से कुछ ज्यादा कैपेबल थे, वही बच गए, क्योंकि संघर्ष हुआ वासस्थान के लिए, भोजन के लिए, वही बच गए। फिर वो बच गए, उन्हीं की संतान, उनमें क्या हुआ, अब वो अपनी पुरानी वाली जाति से अलग हो गए थे, इसको विभिन्नता कहते हैं। उस विभिन्नता के कारण वो एक नई जाति अपनी बना लिए, नई जाति बना लिए, और जो बच गए इसका मतलब वो सबसे ज्यादा फिट थे, इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, कोई भी आपसे डार्विनवाद पूछेगा तो उसमें वो दो चीजें ही जानना चाहेगा। पहला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे ही आपने बता दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर वह बहुत जानकार व्यक्ति है तो तत्काल मान लेगा कि आपको इसकी जानकारी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। चौथा टॉपिक है योग्यतम की उत्तरजीविता। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक, फिर पांचवा वही नई जातियों का निर्माण। पांचवा है नई जाति का निर्माण। कैसे हो गया? जो जीवित बचा है वही नया जाति बना देगा, उसी के बच्चे पुराने वालों से अलग हो जाएंगे तो नई जाति का निर्माण हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा
आप लिख उदय, उदय। ठीक, ये 5 पॉइंट किसके हैं? डार्विन के हैं। 5 पॉइंट किसके हैं बच्चों? डार्विन साहब के हैं। ठीक जी, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब हम लोग क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं किसको? डार्विन साहब को। भाई मनुष्य का काम है क्रिटिसाइज करना। अच्छा हो तो भी बुरा बोलना है, बुरा हो तो बुरा बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो देवी देवता थोड़ी हैं, हम भी इंसान हैं, और हम तो किताब पढ़ाएंगे जो किताबों में लिखा है। आइए देखते हैं मजेदार बात कि क्या ऐसा कौन सी चीज थी जो डार्विन से छूट गई और लोगों ने उसका क्रिटिसाइज किया उसको। देखिए, पहली बात 1839 और 1854 जब यह कॉन्सेप्ट आया डार्विन का, उस दौरान क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी, जेनेटिक मटेरियल की खोज नहीं हुई थी। तो जब जेनेटिक मटेरियल की खोज ही नहीं हुई तो वह आगे की चीजें कैसे? अब देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल खोज नहीं हुई थी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिए। जीवों में प्रचुर क्षमता होती है, यह बात सभी ने सत्य माना है। सारे वैज्ञानिकों का हाँ ठीक है, यह बात सत्य है, जीवों में बहुत क्षमता होती है बच्चों को पैदा करने की, प्रजनन करने की। ठीक, और जो प्रजनन से जो बच्चे पैदा होते हैं सभी जीवित नहीं बचते हैं, यह भी लोगों ने माना कि हाँ ठीक है, सभी जीवित नहीं बचते हैं। मिटा रहे हैं बच्चों, या रुक जाओ समझा लेते फिर मिटाते हैं, अदरवाइज फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने इसमें ये भी दिया कि जो दूसरा में था कि अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होने का जीवों में वासस्थान तथा भोजन को लेकर के संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। बात लोगों ने माना कि हाँ सर ये भी ठीक आप कह रहे हैं, वासस्थान तथा भोजन को लेकर के संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। चलिए, फिर उन्होंने कहा कि उसमें से कुछ जीव बच जाते हैं, कुछ जीव बच जाते हैं क्योंकि वह वातावरण के ज्यादा अनुकूल होते हैं, वातावरण के लिए ज्यादा फिट होते हैं। इस पर वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि जब एक ही माता पिता से बच्चे पैदा हुए हैं तो एक फिट हो गया एक अनफिट हो गया, ऐसा कैसे हो गया? इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। कौन? डार्विन साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। डार्विन साहब ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस दौरान बच्चों जेनेटिक्स की खोज ही नहीं हुई थी, क्रोमोसोम की खोज हुई नहीं थी। फिर वो बताएंगे कैसे कि कैसे आ गए? फिर उन्होंने क्या कहा? डार्विन साहब ने कहा कि यह उसी में उपस्थित रहते हैं, वह उसी भीड़ में कुछ बच्चे ताकतवर रहते हैं जो छुपे रहते हैं। जब कमजोर लोग मर जाते हैं तो ताकतवर ही बचता है और वही आगे अपने जीवन को बढ़ाता है, प्रजनन बढ़ाता है। तो यह उनका एक कटाक्ष था, लेकिन जवाब यह था कि भाई उस दौरान तो जेनेटिक्स की खोज ही नहीं हुई थी, जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम की खोज हुई ही नहीं थी। ठीक, अच्छा, और एक बात हम लोग लैमार्कवाद में पढ़े तो लैमार्कवाद में उन्होंने कहा था, किन्होंने? लैमार्कवाद में किसने दिया था? सो गए या नहीं पता? लैमार्कवाद किसने दिया था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने दिया था बच्चों। उन्होंने कहा था कि जिस अंग का हम इस्तेमाल करते हैं उसी में केवल विकास होता है, और नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वह ह्रास हो जाता है। लेकिन इन्होंने यानी कि डार्विन साहब ने इस पे कोई चर्चा नहीं की। अंगों की विकास तथा नष्ट होने पर कोई चर्चा इन्होंने डार्विनवाद में नहीं किया है। डार्विनवाद में नहीं, कहीं किया है? नजर आ रहा है आपको बोर्ड पर? अंगों के बारे में चर्चा नहीं किया ना? अच्छा, नहीं किया। लैमार्क ने कहा था बच्चों कि जब जीव को भोजन स्थल पे कम मिलने लगा पक्षी को, तो धीरे धीरे वह जल में जाने लगा। जल में जाने लगा तो उसके अंदर पे क्या हुआ? पैरों में जालियां उत्पन्न हो गई, पैरों में जालियां उत्पन्न हो गई। यह बात उन्होंने कहा था, किन्होंने? लैमार्क साहब ने। डार्विनवाद आनुवंशिकता के नियमों के आधार पर नहीं दिया गया। दिखाई दे रहा है सबको? पता नहीं कैसे कनेक्शन कट गया था। आप लोगों की कोई नेक्स्ट क्लास, आपकी कोई नेक्स्ट क्लास तो नहीं है अभी?
नो सर। ठीक है, थोड़ी देर और पढ़ाते हैं क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस बीच में बिजली कटने हो गया था। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और पढ़ाना। आप लोग रेडी हैं? भूख तो नहीं लग गई? यस सर। भूख लग गई? भूख लग गई? नो सर। नो पढ़ाएं अभी थोड़ी देर सभी लोग, सभी लोग? सर। चलो ठीक है, थोड़ा और पढ़। तो इसे नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। इतना था डार्विनवाद में, डार्विन की आलोचना, इतनी ही आलोचना थी, बाकी सब तो इनके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे। सबको डार्विनवाद समझ में आ गया? ध्यान देना, ठीक ठीक, अच्छा कह रहे हो ना। मैं अभी पूछूंगा डार्विनवाद और लैमार्कवाद की आपस में तुलना करवाऊंगा, तब आप लोग बताइएगा। ऐसे नहीं काम चलेगा, हाँ हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? हम लोग नेता थोड़ी हैं, हाँ हाँ कह दो काम चल जाएगा। पढ़ना पड़ेगा बच्चा। अब हेडिंग लिखिएगा, ह्यूगो डिवेरीज का उत्परिवर्तनवाद। ह्यूगो डिवेरीज का उत्परिवर्तनवाद। ह्यूगो डिवेरीज का उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, म्यूटेशन थियरी ऑफ ह्यूगो डिवेरीज। ठीक, लिख लिया? देखो, इन्होंने कहा कि जीवों का विकास छोटे छोटे गुणों के इकट्ठा होने से नहीं, परंतु बड़े तथा आकस्मिक परिवर्तनों के कारण होता है। लिख लो, जीवों का विकास, पहले इनके बारे में थोड़ा बता दूं बच्चा। ह्यूगो डिवेरीज हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कहां के निवासी थे? हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। बेटा अब हॉलैंड शब्द का इस्तेमाल हो गया है तो कुछ चीजें हॉलैंड के बारे में बता दूं, फ्यूचर में आप सबको पता चलेगा तो कहोगे कि सर ने बताया था। पहला बेटा, हॉलैंड देश जो है, ग्लोबल वार्मिंग नाम सुना है? धरती गर्म हो रही है, धरती गर्म हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा? ग्लेशियर पिघल रहे हैं। धरती गर्म होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी ज्यादा आ जाएगा। नदियों में पानी ज्यादा आ जाएगा तो समुद्र में पानी ज्यादा हो जाएगा। जब समुद्र में पानी ज्यादा हो जाएगा तो जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे। समुद्र के आसपास के क्षेत्र जो है डूबने लगेंगे। तो हॉलैंड क्या है? एक आइलैंड है, एक समुद्री देश है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है बेचारा। और क्या है कि समुद्र के किनारे का जो उसका हिस्सा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूबने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूबने लगा है। इस कारण से हॉलैंड देश को बचाने के लिए समुद्र के अंदर दीवार बनाई गई है ताकि समुद्र का पानी हॉलैंड में प्रवेश न कर सके, हॉलैंड का किनारा न डूबे। ठीक है? यस सर। तो अब हॉलैंड के बारे में कहानी पता चल गई, मिटा दें हॉलैंड को। ह्यूगो डिवेरीज ने कहा कि नई जाति का विकास
छोटे छोटे परिवर्तनों के इकट्ठा होने से नहीं, अपितु बड़े तथा आकस्मिक उत्परिवर्तन के कारण, बड़े तथा आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। अपितु यहां पे उत्परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल मत करना, अपितु बड़े तथा आकस्मिक परिवर्तनों के कारण होता है। बड़े तथा आकस्मिक परिवर्तनों के कारण होता है। ठीक। ह्यूगो डिवेरीज के अनुसार, ह्यूगो डिवेरीज के अनुसार, आगे लिख लेना, ह्यूगो डिवेरीज के अनुसार यदि बड़े तथा आकस्मिक परिवर्तन आनुवांशिकता प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। यदि जीवों में होने वाले, यदि जीवों में होने वाले बड़े तथा आकस्मिक परिवर्तन बड़े तथा आकस्मिक परिवर्तन आनुवंशिकता प्रदर्शित करते हैं, आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी, हेरिडिटी प्रदर्शित करते हैं तो प्रदर्शित करते हैं, यदि आकस्मिक परिवर्तन आनुवंशिकता प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। उन्हें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, यही है ह्यूगो डिवेरीज का म्यूटेशनवाद। क्या कि नई जाति का निर्माण छोटे छोटे परिवर्तनों से न होकर के अपितु बड़े तथा आकस्मिक परिवर्तनों के कारण होता है, और यदि वह बड़े तथा आकस्मिक परिवर्तन आनुवंशिकता शो करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और इसी को ही ह्यूगो डिवेरीज का उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थियरी ऑफ ह्यूगो डिवेरीज कहा जाता है। ठीक हो गया यहां तक? यस सर। और कल, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल भगवान ने यदि चाहा, बिजली नहीं कटी, तूफान नहीं आया, उल्टा सीधा कुछ नहीं हुआ, तो यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल प्राकृतिक वर्णवाद और मनुष्य का कैसे निर्माण हुआ, मनुष्य में कौन कौन से आए जीव, उनका चर्चा करेंगे। और कल यह टॉपिक या चैप्टर इवोल्यूशन का समाप्त होने की पूरी संभावना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यस सर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आर वेलकम। कुछ पूछना है? सर सिलेबस में कितने चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं? क्या बेटा? सर कितने चैप्टर रिड्यूस हुए हैं इस बार? किस में? 12th में? बायोलॉजी में। बायोलॉजी में 16 चैप्टर दिए बेटा। देखो सर रिड्यूस कितने हुए हैं इस बार? अभी रिड्यूस की जानकारी मेरे पास नहीं है बेटा।
ठीक है, पता चलेगा तो बता देंगे, चिंता ना करो। इतना प्रचुर समय है, सारा पढ़ो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम दोगे अगर तुम लोग, जैसे ही ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसमें रिड्यूज वगैरह कोई मतलब नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट पूछेगा ही पूछेगा। तो अधूरी दवाई क्यों खाना, पूरा जब पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ लो, क्या दिक्कत आ रही है? पढ़ाने वाले को कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ने वाले को क्या समस्या है? नहीं समझ में आ रहा तो बताओ मुझे। सबको समझ में आ रहा है ना? तो मैं 1 से लेकर के 16 तक, रिगार्डलेस कि वह आपके 12th के सिलेबस में है या नहीं है, मैं सब पढ़ा दूंगा, बशर्ते आप लोग डेली जुड़ा करिए, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? ठीक, आज के लिए बस इतना ही।